नमस्कार साथियों, बहुत बहुत स्वागत है आपका इलेक्ट्रो ज्ञान के इस डिजिटल प्लेटफॉर्म पे। कैसे हैं साथियों? उम्मीद करता हूँ आप सब बहुत अच्छे हैं, स्वस्थ हैं, तंदुरुस्त हैं और अपनी तैयारी को बिल्कुल निरंतरता से आप कर रहे होंगे। साथियों, क्लासेस हमारी फिर से रेगुलर हो चुकी हैं, तो इसी नियमित तौर से जिस प्रकार अब आपको क्लासेस मिलती जाएंगी उसी प्रकार आप अपनी तैयारी को करते जाएंगे। साथियों, जो हमारा ये फ्री फाउंडेशन बैच जो है इलेक्ट्रिशियन थ्योरी का, जो हम यूट्यूब पे कर रहे हैं, उसके अंदर हमने बेसिक्स कंप्लीट कर लिए हैं। और कल हमारा जो टॉपिक था वो था हमारा परिपथ के अवयव यानी सर्किट के एलिमेंट्स, यानी एक परिपथ निर्माण करने के लिए आपको कितने अवयव चाहिए और कौन कौन से अवयव चाहिए। तो हमने कल परिपथ की परिभाषा देखी थी, हमने कुछ तत्व देखे थे। ठीक है, सबसे पहले हमने बांटा था एलिमेंट्स को सक्रिय और निष्क्रिय में। तो निष्क्रिय, अब हम हमारा जो बेसिक टॉपिक जो आएगा वो आएगा निष्क्रिय पे ही। तो जो सक्रिय हमने पढ़ लिए थे, जिसके अंदर हमने देखा था कि एक जो थे हम कह सकते हैं कि आश्रित थे, एक जो आश्रित किसी पर नहीं थे, डिपेंडेंट थे, एक इंडिपेंडेंट थे। ठीक है, वोल्टेज सोर्स था, करंट सोर्स था। तो उनकी आकृतियां और उनके आप नाम मैं मान करके चलता हूं कि आपको क्लियर रहे होंगे। तो आगे बढ़ते हैं आज। तो हम कल जो टॉपिक पढ़ रहे थे कल जो हमारा टॉपिक चल रहा था कि परिपथ और परिपथ के अवयव, तो इसके अंदर हमने परिपथ की परिभाषा देखी, परिपथ के कुछ एलिमेंट्स देखे कि दो एलिमेंट्स, हमें न्यूनतम दो एलिमेंट या दो तत्व चाहिए किसी भी परिपथ को डिजाइन करने के लिए। एक परिपथ जो हम बना रहे हैं उसके अंदर जो दो मिनिमम दो एलिमेंट हम लगा रहे हैं, उनमें से कोई एक एलिमेंट यानी एक तत्व, एक अवयव उस एलिमेंट यानी उस परिपथ को एक तो ऊर्जा प्रदान करेगा और एक उस ऊर्जा की क्या करेगा, खपत करेगा। तो यहां तक हम देख चुके हैं। ठीक है साथियों, तो यहां तक हम देख चुके थे निष्क्रिय, और उसके बाद आज हम आगे पढ़ना इसे स्टार्ट करते हैं। आगे बढ़ना स्टार्ट करते हैं। देखिए, आज हमारा टॉपिक जो है बेसिकली वो है आपका प्रतिरोध। आज हम नया टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं, प्रतिरोध। लेकिन प्रतिरोध से पहले जो इस बेसिक यानी पिछली क्लास में जो थोड़ा बहुत बेसिक रह गया वो मैं आपको कंप्लीट करवा के, और उसके बाद जो हमारा मेन टॉपिक आता है प्रतिरोध, वो हम डिस्कस करेंगे इस क्लास में। प्रतिरोध, देखिए, जब तक आप इस थ्योरी को पढ़ेंगे, है ना, आप प्रतिरोध को ही फेस करेंगे, प्रतिरोध के वैल्यूज। ठीक है, आगे हम कलर कोड एक सारणी पढ़ेंगे, तो ओम का नियम हम इसी क्लास में पढ़ेंगे। तो ये सारी जितनी टर्म्स है, अब ओम का नियम और प्रतिरोध हमारे इस इलेक्ट्रिकल मतलब थ्योरी के अंदर बहुत ही मजबूत वो टॉपिक है जो अगर आपको अच्छे से क्लियर है तो आने वाले टॉपिक्स में आपको कोई भी दिक्कत नहीं आएगी। ओम का नियम, प्रतिरोध हो गया आपका, प्रतिरोध के हम आगे संयोजन देखेंगे। तो प्रतिरोध से रिलेटेड जो भी बातें हैं, अब यानी अब आप बिल्कुल थ्योरी पढ़ने के लिए तैयार है क्योंकि बेसिक्स आपके कंप्लीट है। अब हम थोड़ा कैलकुलेशन पे आएंगे धीरे धीरे। तो उससे पहले, प्रतिरोध से पहले हम बात कर लेते हैं किसकी, जो हम पढ़ रहे थे स्रोत, जो हम क्या पढ़ रहे थे, स्रोत पढ़ रहे थे। देखिए साथियों, स्रोत मैंने आपको बताया था कि दो प्रकार के होते हैं, सक्रिय और निष्क्रिय, जिसमें हम आदर्श और प्रायोगिक भी पढ़ चुके थे। और प्रायोगिक हमने देखा कि एक स्वतंत्र होता है, एक आश्रित होता है। और उसके बाद अब देखिए, जो हमारे पास ये स्रोत हैं, चाहे वह धारा स्रोत हो चाहे वह वोल्टेज स्रोत हो, सबसे पहले आप याद रखेंगे, यदि आप वोल्टेज स्रोत बना रहे हैं, यदि आप कौन सा स्रोत बना रहे हैं, वोल्टेज स्रोत, यदि आप एक वोल्टेज स्रोत बनाते हैं, वोल्टेज स्रोत, स्रोत वह अवयव होता है जो परिपथ को ऊर्जा प्रदान करता है। वोल्टेज स्रोत का चिन्ह यदि हम देखें तो वो मैंने आपको बताया था, प्लस माइनस और राउंड शेप। और यदि ये किसी पर आश्रित होगा तो किस में बनेगा, डायमंड शेप में, इस प्रकार। उसके बाद धारा स्रोत देखिए, तो ये था धारा स्रोत, धारा स्रोत, ये भी परिपथ में ऊर्जा प्रदान करने का काम करता है। धारा स्रोत के लिए मैंने आपको बताया था, एक राउंड शेप के अंदर यदि एक एरो बना हुआ है तो ये आपका कौन सा स्रोत होता है, धारा स्रोत। जब हम ये बात कर रहे हैं किसकी, जब हम आदर्श की बात कर रहे हैं, प्रायोगिक में, और जब आश्रित होंगे, अब हम ये आश्रित, ये किसी पर आश्रित है और ये आश्रित नहीं है। तो इतना आप समझ चुके हैं कि ये आश्रित है और ये आश्रित नहीं है। तो ये आश्रित किसी पर नहीं है। अब जो आश्रित होंगे वो किस शेप में बनते हैं, तो वो हमेशा ही डायमंड शेप में, इस प्रकार। और उसके अंदर किसका एरो होगा, एरो का मतलब चिन्ह होगा उसके अंदर। तो ये आप समझ चुके हैं। अब देखिए साथियों, जो भी आपके पास ये धारा स्रोत है चाहे वोल्टेज स्रोत है, अब ध्यान रखने योग्य बात,
या याद रखने योग्य बात इसमें क्या आती है कि जो आपका वोल्टेज स्रोत होता है, जो आपका वोल्टेज स्रोत होता है, वोल्टेज, जो भी आपका वोल्टेज स्रोत होता है उसके साथ एक आंतरिक प्रतिरोध लगा होता है। एक क्या लगा होता है? आंतरिक प्रतिरोध लगा होता है। आंतरिक प्रतिरोध अर्थात मैंने आपको बताया था कि विद्युत के अंदर कोई भी ऐसी युक्ति नहीं है जो आपके विद्युत का खपत नहीं करती। तो आपका क्वेश्चन था कि विद्युत की खपत कौन करता है, कौन सा अवयव है जो विद्युत की खपत करता है? तो वो आया था हमारे पास प्रतिरोध। कौन खपत करेगा? प्रतिरोध। तो ये जो आप वोल्टेज स्रोत बना रहे हैं, चाहे चाहे आप क्या बना रहे हैं, धारा स्रोत बना रहे हैं, तो इनमें भी क्या होता है? एक आंतरिक प्रतिरोध। ठीक है, तो वोल्टेज स्रोत का आंतरिक प्रतिरोध, ये देखिए ये चिन्ह किसका हो गया? आपके वोल्टेज स्रोत का। यदि देखिए ये चिन्ह हुआ आपके वोल्टेज स्रोत का, प्लस माइनस, क्योंकि प्लस माइनस हमेशा ही किसके लिए आता है? वोल्टेज के लिए। तो अब याद रखने योग्य ये बात है कि आंतरिक प्रतिरोध लगा कहां होता है? वोल्टेज स्रोत के किस क्रम में और धारा स्रोत के किस क्रम में? तो हम आगे क्रम पढ़ेंगे, श्रेणी और समांतर, श्रेणी और समांतर क्रम में आगे पढ़ेंगे। लेकिन आपको ये याद रखना है कि वोल्टेज स्रोत के श्रेणी क्रम में उसका क्या लगा होता है? आंतरिक प्रतिरोध लगा होता है। इसके श्रेणी क्रम में क्या लगा होता है? ये एक वोल्टेज स्रोत है और ये आर इंटरनल, इंटरनल का मतलब क्या हुआ? आंतरिक प्रतिरोध। कौन सा प्रतिरोध? आंतरिक प्रतिरोध। तो वोल्टेज सोर्स या वोल्टेज स्रोत के किस क्रम में लगा होता है आंतरिक प्रतिरोध? वो लगा होता है श्रेणी क्रम में। ये आप याद रखेंगे। आंतरिक प्रतिरोध वोल्टेज स्रोत के, वोल्टेज स्रोत के श्रेणी क्रम में आंतरिक प्रतिरोध होता है। तो क्वेश्चन ये पूछ लिया जाए कि आंतरिक प्रतिरोध वोल्टेज स्रोत के किस क्रम में लगा होता है, तो आपका उत्तर आना चाहिए श्रेणी क्रम में लगा होता है। ठीक है साथियों, वोल्टेज स्रोत के बाद अब हम आते हैं धारा स्रोत पे। धारा स्रोत तो धारा स्रोत के किस क्रम में लगा होगा? देखिए धारा स्रोत का सबसे पहले हम क्या बना लें? प्रतीक चिन्ह बना लें उसका। आपको याद ये रखना है कि धारा स्रोत के समांतर क्रम में क्या लगा होता है? उसका आंतरिक प्रतिरोध। तो धारा ये क्या है? धारा स्रोत, इसके समांतर क्रम में का समांतर क्रम, इसके समांतर क्रम में क्या लगा होता है? इसका आर इंटरनल। यानी धारा स्रोत के किस क्रम में? समांतर क्रम में। पार्श्व क्रम आप लिख सकते हैं। समांतर क्रम में क्या लगा होता है? आंतरिक प्रतिरोध लगा होता है। ये दो क्वेश्चन आपको याद होने चाहिए। सीधा वन लाइनर भी आ सकते हैं कि वोल्टेज स्रोत के जो किस क्रम में आपका आंतरिक प्रतिरोध लगा होता है, तो वोल्टेज स्रोत के श्रेणी क्रम में आपका आंतरिक प्रतिरोध लगा होता है। और जब बात करें हम किसकी? धारा स्रोत की, तो धारा स्रोत के समांतर क्रम में उसका आंतरिक प्रतिरोध लगा होता है। साथियों ये तो थे आपके क्या? प्रायोगिक। लेकिन मैंने आपको कल की क्लास में बताया था कि आदर्श क्या होता है। आदर्श के अंदर देखिए, क्योंकि ये प्रतिरोध लगा हुआ है तो आपको पता है कि इस परिपथ में धारा की क्या होगी या ऊर्जा की क्या होगी? खपत होगी। और खपत कौन करेगा? प्रतिरोध करेगा। लेकिन आदर्श कौन था? हम आदर्श उसे मानते हैं जो हमारे ऊर्जा की खपत ना करे। यानी वैसे प्रैक्टिकल रूप से समझाऊं आपको तो कुछ इस प्रकार, मानिए ये एक आपके पास परिपथ है,
ये एक परिपथ है, मान लीजिए यहां से आप 10 वोल्टेज दे रहे हैं और ये क्या है, मान लीजिए 5 ओम का आपके पास कोई प्रतिरोध है और जहां आपने एक लैंप लगाया, ठीक है, देखिए अब 10 वोल्ट है, इससे कुछ धारा निकलेगी, ठीक है, मान लीजिए 5 ओम का प्रतिरोध है, 10 वोल्ट की है, तो आई बराबर वी बटा आर, तो कितने एम्पियर की धारा निकलेगी, 2 एम्पियर। देखिए अब मान लीजिए इस बल्ब को कितनी चाहिए, 2 एम्पियर, क्या पूरी की पूरी 2 एम्पियर इस बल्ब को मिल पाएगी, क्या इस लैंप को पूरी ऊर्जा मिल पाएगी जितनी इसे चाहिए, तो आपका उत्तर होगा नहीं। क्यों नहीं, क्योंकि इस बीच जो ये लगा हुआ है, इस बीच जो ये आपका क्या लगा हुआ है, इस बीच जो ये प्रतिरोध लगा हुआ है, ये भी तो कुछ ना कुछ खपत करेगा, तो जब ये खपत करेगा तो इसके पास इसका पूरा मान नहीं पहुंचेगा, तो ये क्या कर रहा है इसमें, खपत, ये तो है प्रायोगिक, और हम बात किसकी कर रहे थे, आदर्श की। तो अब आपको याद ये रखना है, अब आपको याद क्या रखना है कि अब हम बात कर रहे हैं किसकी, आदर्श की, आइडियल, आइडियल, आइडियल यानी आदर्श, आदर्श स्रोत, और आदर्श स्रोत में भी सबसे पहला कौन, तो वोल्टेज स्रोत, वोल्टेज स्रोत, वोल्टेज स्रोत। देखिए तो ये प्रश्न था आपका, इसको ध्यान में रखिएगा, इसी से कंसेप्ट बनाते हुए हम इसको बनाते हैं कि इसका वोल्टेज स्रोत ये हमने बना दिया एक वोल्टेज स्रोत, इसके कौन से क्रम में, वोल्टेज स्रोत के कौन से क्रम में आंतरिक प्रतिरोध होता है, तो आपका उत्तर आएगा कि आपने थोड़ी देर पहले ही बताया था कि श्रेणी क्रम में आंतरिक प्रतिरोध होता है, ये होता है। अब हम इसे क्या बनाने जा रहे हैं, आदर्श, आदर्श का मतलब इसमें कोई भी हम कह सकते हैं कि खपत ना हो, लॉस ना हो, तो किस प्रकार नहीं होंगे वो हम अब डिजाइन करने जा रहे हैं। तो देखिए श्रेणी में कोई प्रतिरोध इसमें लगा हुआ है, श्रेणी में कोई प्रतिरोध लगा हुआ है, मान के चलिए ये प्रतिरोध है, तो यदि ये 10 वोल्ट का एक वोल्टेज स्रोत है, यानी कितनी वोल्टेज दे रहा है ये, 10 वोल्टेज, मान के चलिए ये कितना ओम का प्रतिरोध है, 2 ओम का प्रतिरोध है, ये आपका 2 ओम का क्या है, प्रतिरोध, और इसके साथ आपने लगाया है एक सर्किट, इसे आप प्रतिरोध मान सकते हैं, फैन मान सकते हैं, बल्ब लैंप मान सकते हैं, इसे आप लैंप मानिए, इसे आप क्या मानते हैं, लैंप। तो आपने देखा कि जब 10 वोल्ट से, है ना, जब ये ऊर्जा जाएगी तो अधिकतम किसको मिलनी चाहिए थी, इस बल्ब को अधिकतम ऊर्जा मिलनी चाहिए थी, जिससे ये अपनी पूर्ण क्षमता या पूर्ण दक्षता से ब्राइट होता या फिर जलता, किंतु इसे क्या पूर्ण ऊर्जा मिल पाएगी, तो आपका उत्तर आएगा नहीं मिल पाएगी। क्यों, क्योंकि रास्ते में इसे कौन मिल जाएगा, प्रतिरोध, तो ये धारा की यहां खपत करेगा, जिससे पूर्ण रूप से पूर्ण दक्षता से आपका बल्ब नहीं चलेगा। आदर्श बनाने जा रहे, तो इसके लिए क्या कर सकते हैं आप, क्या आपके पास इलाज है इसका कि इस प्रतिरोध को हटा दिया जाए, जिससे अब मान के चलिए ये प्रतिरोध अगर नहीं होता, तो प्रतिरोध नहीं होता तो मैक्सिमम धारा, मैक्सिमम ऊर्जा इस तक पहुंचती और ये अपनी अधिकतम दक्षता से जलता। देखिए अब इस प्रतिरोध को यदि हम यहां से हटा दे, हटा देगा मतलब ये प्रतिरोध यहां पर ना हो, ना हो इसका मतलब, अब देखिए इस प्रतिरोध को मैं हटाने जा रहा हूं, देखिए कुछ इस प्रकार समझते जाइएगा, मतलब यही हुआ ना कि इस सर्किट में अगर प्रतिरोध ना हो तो इस बल्ब को क्या मिलेगी, अधिकतम ऊर्जा, जिससे ये अपनी अधिकतम दक्षता से जलेगा। तो यदि मैं इस प्रतिरोध को हटा देता हूं तो क्या यहां तक मैक्सिमम ऊर्जा पहुंच पाएगी, आपका उत्तर आएगा नहीं, अभी भी नहीं पहुंच पाएगी। क्यों नहीं पहुंच पाएगी, क्योंकि अब परिपथ हमारा क्या हो चुका है, खुला हो चुका है, अब परिपथ हमारा खुला ओपन सर्किट हो चुका है, और ओपन सर्किट में धारा का प्रवाह नहीं होता है। ओपन सर्किट में धारा का प्रवाह नहीं होगा तो फिर आप क्या, आपके पास क्या इलाज है, क्योंकि यहां आपके पास रेजिस्टेंस था, ये रेजिस्टेंस था हमारे पास, तो इसे हम क्या करेंगे, इसे हम ओपन नहीं करेंगे, याद रखिएगा, इसे हम क्या करते हैं, शॉर्ट, इसे हम क्या करते हैं, शॉर्ट सर्किट, क्या करते हैं इसे हम, शॉर्ट सर्किट। शॉर्ट सर्किट का मतलब समझते हैं, एक तार से इसे क्या कर देंगे, शॉर्ट, तो शॉर्ट होने के कारण अब मैक्सिमम, शॉर्ट सर्किट में क्या होता है ये हम आगे पढ़ लेंगे, लेकिन आपको याद यही रखना है कि शॉर्ट सर्किट में धारा मैक्सिमम बहती है, धारा मैक्सिमम बहती है, मैक्सिमम, हमें ऊर्जा क्या मैक्सिमम ही तो चाहिए, तो मैक्सिमम धारा कब जाएगी इसमें, अधिकतम धारा कब जाएगी, तब ये परिपथ क्या होगा, शॉर्ट। तो याद रखिएगा इस प्रतिरोध को क्या कर दिया जाता है, यहां से शॉर्ट सर्किट, क्या कर दिया जाता है, शॉर्ट सर्किट। तो अब लिखेंगे कि वोल्टेज स्रोत में आंतरिक प्रतिरोध को
वोल्टेज स्रोत में वोल्टेज स्रोत के वोल्टेज स्रोत के आर इंटरनल, इंटरनल अर्थात आंतरिक, तो आंतरिक प्रतिरोध लिख देते हैं पूरा ही। आंतरिक आंतरिक प्रतिरोध प्रतिरोध को क्या किया जाता है, शॉर्ट सर्किट किया जाता है, शॉर्ट सर्किट किया जाता है, शॉर्ट शॉर्ट सर्किट किया जाता है। उम्मीद है कि ये स्लाइड आपको अच्छे से समझ में आई होगी। अब यदि आपसे पूछ लिया जाए कि आदर्श जो आपका क्या है वोल्टेज स्रोत है उसमें प्रतिरोध नहीं होता, तो आपका उत्तर तो यही आना चाहिए कि उनमें प्रतिरोध नहीं होता। आप जीरो नहीं कहेंगे क्योंकि जीरो वैल्यू में कंसीडर हो जाएगा, तो आप कहेंगे उनमें आदर्श प्रतिरोध नहीं होता। अब नहीं हो उसके लिए आप क्या करते हैं, उसके लिए आप श्रेणी में लगे प्रतिरोध को क्या कर देते हैं, शॉर्ट कर देते हैं। क्या कर देते हैं आप उसे, शॉर्ट। तो उम्मीद है कि ये आपको अच्छे से याद होगा। तो हम वोल्टेज स्रोत पढ़ चुके हैं, अब हम देखते हैं किसको, धारा स्रोत को। अब हम देखते हैं धारा स्रोत को। धारा स्रोत के साथ क्या होता है, देखिए ये आपका आदर्श है, ये भी आदर्श कौन सा, धारा स्रोत, आदर्श धारा स्रोत, आदर्श धारा स्रोत। वही डायग्राम क्रिएट करते हैं हम इसका, एरो। ये आपका क्या है, इसका आपको पता होना चाहिए कि आंतरिक प्रतिरोध होता क्या है। अभी हम पढ़ के गए हैं कि इसका आंतरिक प्रतिरोध इसके कौन से क्रम में लगा होता है, समांतर क्रम में लगा होता है। ये कौन से क्रम में लगा होता है, समांतर क्रम में लगा होता है। ये इसका क्या है, आर इंटरनल यानी आंतरिक प्रतिरोध। अब देखिए, अब आप इस पे कोई युक्ति चलाते हैं, ठीक है, तो उसका आप मान लीजिए ये रहा, ये आपने लगाया, अगर उसकी तरह से भी आप बल्ब मान सकते हैं, ये लीजिए, ये लीजिए, इसे भी आपने क्या माना, एक बल्ब माना। तो देखिए जब एक धारा स्रोत द्वारा ऊर्जा दी जाएगी तो इस बल्ब तक भी क्या जानी चाहिए, मैक्सिमम ऊर्जा जानी चाहिए, ताकि ये अपनी अधिकतम दक्षता से क्या हो, राइट हो, जले। तो वो कब पहुंचेगी, जब, अब देखिए यहां से यदि धारा जाती है तो इसको दो रास्ते हुए, दो रास्ते का मतलब क्या हुआ, धारा दो भागों में बंट गई, दो भागों में बंट गई, इसका मतलब है धारा का मान अलग अलग हो गया। और जब धारा का मान अलग अलग हो जाएगा तो कुछ धारा ये खपत करेगा और कुछ धारा ये खपत करेगा। लेकिन आपने इसमें ये देखा कि जितनी धारा इसको मिलनी चाहिए थी, क्या वो पूर्ण रूप से इसे मिल पाएगी, तो आपका उत्तर आएगा नहीं मिल पाएगी। क्यों नहीं मिल पाएगी, क्योंकि बीच में एक और प्रतिरोध है जो धारा की क्या कर रहा है, खपत कर रहा है। अगर यदि ये प्रतिरोध ना हो तो धारा की खपत नहीं होगी, धारा की खपत नहीं होगी तो आपका जो लोड लगाया आपने, जो ये लोड लगाया है, इस पे क्या मिलेगी, अधिकतम ऊर्जा, और ये अपनी अधिकतम दक्षता से चलेगा, अधिकतम क्षमता पर चलेगा अपनी। इसीलिए आप इस प्रतिरोध के साथ क्या मतलब कैसे इसको सेट करेंगे, तो देखिए यदि आप इसे क्या करते हैं, जैसे वोल्टेज स्रोत में हमने क्या किया था, शॉर्ट सर्किट, तो यदि आप इसे शॉर्ट सर्किट कर देंगे, क्या कर देंगे, शॉर्ट सर्किट। जब आपने इसे शॉर्ट सर्किट कर दिया तो शॉर्ट सर्किट में क्या हो जाता है, धारा का मान अधिकतम। तो अब देखिए, अब जो धारा यहां से दो भागों में जा रही थी इस भाग में जाएगी ही नहीं। क्यों, क्योंकि इस पे कुछ ना कुछ मान का क्या लगा है, लोड लगा, तो उसका कुछ ना कुछ प्रतिरोध होगा। जबकि शॉर्ट सर्किट का प्रतिरोध कितना हो जाता है, जीरो हो जाता है। तो धारा सारी यहां से यहां ही चली जाएगी, ये सर्किट ही पूरा करेगी अपना। आगे बात समझ में, यहां तक धारा जाएगी नहीं। कब, जब हम इसे शॉर्ट सर्किट कर रहे हैं, तो हमें धारा स्रोत को शॉर्ट सर्किट कभी भी नहीं करते, धारा स्रोत को हम कभी भी क्या नहीं करते, शॉर्ट सर्किट नहीं करते, ये बात आप याद रखेंगे। तो फिर हम क्या करें इस प्रतिरोध के साथ, आंतरिक प्रतिरोध के साथ, तो हमेशा याद रखिएगा इस आंतरिक प्रतिरोध के साथ क्या किया जाता है, इसे ओपन कर दिया जाता है। क्योंकि यदि हम इस प्रतिरोध को ओपन कर देंगे, जहां ओपन हो जाएगा तो यहाँ पे धारा जाएगी नहीं, और जब इस मार्ग में धारा जाएगी नहीं तो मैक्सिमम धारा या मैक्सिमम ऊर्जा कहां जाएगी, आपके लोड के पास, और आपका अधिकतम दक्षता से क्या चल जाएगा, जो भी आपने लोड लगाया। तो आप याद ये रखेंगे कि वोल्टेज स्रोत में आंतरिक प्रतिरोध को शॉर्ट सर्किट किया जाता है, तथा धारा स्रोत में आंतरिक प्रतिरोध को ओपन सर्किट किया जाता है। लिखेंगे हम जिस प्रकार हमने इसमें लिखा था कि वोल्टेज स्रोत के आंतरिक प्रतिरोध को क्या किया जाता है, शॉर्ट सर्किट, तो उसी में हम इसमें लिख देते हैं कि धारा स्रोत के, धारा स्रोत के आर इंटरनल यानी आंतरिक प्रतिरोध, आंतरिक प्रतिरोध, आंतरिक
प्रतिरोध आंतरिक प्रतिरोध को क्या किया आपने यहाँ पे, ओपन सर्किट, तो ओपन सर्किट किया जाता है। ओपन सर्किट किया जाता है। तो अब आपके ये दो क्वेश्चन यहां से तैयार हो चुके हैं कि आंतरिक प्रतिरोध जो किसी भी धारा स्रोत के और किसी भी वोल्टेज स्रोत के लगा होता है, तो सबसे पहला क्वेश्चन ये कि किस क्रम में लगा होता है, तो आपको याद आना चाहिए वोल्टेज स्रोत के श्रेणी क्रम में लगा होता है, धारा स्रोत के समांतर क्रम में लगा होता है। ये बात किसकी थी, आइडियल या प्रायोगिक में। तो अब जब हम इसे आदर्श बना रहे हैं, प्रायोगिक की बात हम कर चुके हैं, अब हम आदर्श बना रहे हैं, तो आदर्श का मतलब है उसमें कोई भी विद्युत की खपत करने वाली युक्ति नहीं होगी, अर्थात उसमें प्रतिरोध नहीं होगा। तो प्रतिरोध नहीं होगा तो वो किस प्रकार नहीं होगा, अब आप समझ चुके हैं कि आपका वोल्टेज स्रोत है तो उसे आप शॉर्ट सर्किट कर देते हैं, वोल्टेज स्रोत के लिए आप उसे क्या कर देंगे, शॉर्ट सर्किट कर देंगे, और जो आपका क्या है धारा स्रोत, उसके लिए आप उसे क्या कर देंगे, ओपन सर्किट कर देंगे। तो यहां तक मैं मान करके चलता हूं कि आपको समझ में आ चुका है। देखिए उसके बाद एक कंसेप्ट और है कि आप किसी भी स्रोत और किसी भी लोड की पहचान कैसे कर सकते हैं। किसी भी स्रोत यानी सोर्स, सोर्स यानी स्रोत, स्रोत, और एक क्या होता है लोड, लोड आप हिंदी में भी लोड ही हार लिखते हैं आप जिसे हार। तो किसे आप स्रोत कहते हैं, किसे आप लोड कहते हैं, देखिए किसे आप स्रोत कहते हैं और किसे आप लोड कहते हैं। स्रोत वह युक्ति, स्रोत वह अवयव होता है जो किसी भी, किसमें, जो आपके परिपथ में धारा क्या करता है या ऊर्जा क्या करता है, प्रदान करता है। तो स्रोत क्या करता है परिपथ में, परिपथ, परिपथ में धारा या ऊर्जा लिखे हम, परिपथ में ऊर्जा क्या करता है, प्रदान करता है, प्रदान करता है। और लोड क्या करता है, लोड करता है परिपथ में यानी सर्किट में, परिपथ में ऊर्जा की, ऊर्जा की क्या करता है, खपत, खपत करता है। एक तो आप कैसे पहचानेंगे कि कौन आपके लिए स्रोत है और कौन आपके लिए लोड है, ये आप किस प्रकार पहचानेंगे, देखिए अगर हम यहां बात करें तो ये एक क्या है, वोल्टेज स्रोत। अब आप इसे किस प्रकार डिफाइन कर सकते हैं कि ये वोल्टेज, अब ये तो आपको पता है ये वोल्टेज का निशान है, लेकिन ये बिहेव किसकी तरह करेगा, क्या ये स्रोत की तरह व्यवहार करेगा, क्या यह लोड की तरह व्यवहार करेगा। इसका मतलब है कि ये ऊर्जा की खपत करेगा या ऊर्जा को प्रदान करेगा, तो वो आप किस पर डिसाइड करते हैं। तो ये हमेशा याद रखिएगा, धारा किस पे, धारा, आप अपनी करंट के हिसाब से इसे बता सकते हैं कि ये किसकी तरह व्यवहार कर रहा है, या तो लोड की तरह या फिर सोर्स की तरह। कैसे, देखिए यदि किसी, ये जो एलिमेंट लगा हुआ है इसके धनात्मक टर्मिनल, धनात्मक ये प्लस वाला, धनात्मक टर्मिनल से धारा बाहर निकलती है, धनात्मक टर्मिनल से आई मतलब धारा बाहर निकलती है, तो वह किसकी तरह काम करता है, स्रोत की तरह। किसकी तरह काम करता है ये, स्रोत की तरह। स्रोत मतलब एक सोर्स की तरह काम करेगा। जब उसके धनात्मक टर्मिनल से धारा बाहर निकलती है, इसका उल्टा क्या हो सकता है, इसका उल्टा ये हो सकता है प्लस माइनस। और धारा किस टर्मिनल से निकले, किस टर्मिनल से निकलेगी अब धारा, माइनस टर्मिनल से। तो यदि माइनस टर्मिनल से धारा निकल रही है तो यह किस प्रकार काम करेगा, एक लोड की तरह। किसकी तरह, एक लोड। अर्थात इस अवस्था में तो यह ऊर्जा की खपत करेगा और इस अवस्था में यह ऊर्जा प्रदान करेगा किसी भी परिपथ को। तो ये आपका स्रोत है। यदि धनात्मक टर्मिनल से धारा निकल रही है, धनात्मक टर्मिनल से धारा निकल रही है, इसका मतलब क्या है, यहां से तो धारा निकल रही है, तो इंटर परिवेश किससे कर रही होगी, परिवेश किससे कर रही होगी, तो परिवेश कर रही है ये आपकी ऋणात्मक टर्मिनल से।
तो आप लिख सकते हैं कि ऋणात्मक टर्मिनल से धारा यदि प्रवेश करे और धनात्मक टर्मिनल से धारा यदि किसी अवयव से निकलती है तो वह स्रोत क्या, कौन सा स्रोत कहलाता है? तो वह स्रोत कहलाता है, सॉरी, वह अवयव स्रोत कहलाता है। अब हम लोड की बात करें तो लोड की पहचान क्या होगी? यदि ऋणात्मक टर्मिनल से धारा बाहर निकले, इसका मतलब क्या हुआ? तो इंटर किससे, बाहर इससे निकल रही है, तो आई किससे होगी? धनात्मक टर्मिनल से। तो यदि धनात्मक टर्मिनल से धारा अंदर आ रही है, इंटर कर रही है, और ऋणात्मक टर्मिनल से धारा बाहर निकल रही है, तो ये आपका क्या होगा? लोड। साथियों, ये आपको आगे आने वाले केसीएल केवीएल में बहुत काम आने वाले हैं, कि वहां आपको लोड सोर्स की पहचान ही करनी होगी। तो जो केवीएल होगा उसमें इसका बहुत, केवीएल के बाद जो नेटवर्क्स, जो थ्योरम्स आएंगे, तो केवीएल में ये बहुत काम आने वाला है, प्लस माइनस। आगे बात समझ में? तो ये आपको याद करके चलना है। इसका मतलब क्या हुआ? यदि धनात्मक टर्मिनल से धारा निकलती है तो वह स्रोत है, और यदि ऋणात्मक टर्मिनल से धारा निकलती है तो वह क्या है? एक लोड है। ठीक है, तो यहां हम आ चुके थे। तो स्रोत और लोड की पहचान आप करना सीख चुके हैं। यदि इसका हम सिर्फ सिंबल बना लेते हैं, परिभाषा आप लिख ही लेंगे, तो ये देखिए, ये हो गया कुछ सिंबल, धनात्मक, ऋणात्मक, ये लीजिए। तो धारा किस टर्मिनल से निकल रही है? धनात्मक टर्मिनल से। और यदि हम इसका बनाए, धनात्मक, ऋणात्मक, इसमें धारा किस टर्मिनल से निकल रही है? ऋणात्मक। तो इतना सा कंसेप्ट है जो आपको याद रखना है। तो अब आप किसी भी लोड और किसी भी किसको, स्रोत को पहचानना सीख चुके हैं। तो हम रिवाइज करते हैं कि अब तक हमने क्या पढ़ा है। कल की क्लास के बाद हमने देखा वोल्टेज और स्रोत के बाद हमने देखा कि वोल्टेज स्रोत क्या होता है। तो स्रोत वो होता है जो ऊर्जा प्रदान करता है। स्रोत क्या होता है? जो परिपथ में ऊर्जा प्रदान करता है। और लोड क्या होता है? जो परिपथ में ऊर्जा खपत करता है। ठीक है, तो वोल्टेज स्रोत हमने देखा कि उसका आंतरिक प्रतिरोध उसके किस क्रम में लगा होता है? श्रेणी क्रम में। फिर हमने देखा कि जो धारा स्रोत है उसका आंतरिक प्रतिरोध उसके समांतर क्रम में लगा होता है। फिर हमने देखा आदर्श इसे बनाना है। यदि आदर्श का मतलब है जिसमें कोई भी खपत करने वाली अवयव नहीं होगा, तो उस प्रतिरोध को, तो यहाँ पर जो प्रतिरोध था उसे हमने क्या कर दिया? शॉर्ट सर्किट। किसमें किया हमने? वोल्टेज स्रोत में। और धारा स्रोत में हमने क्या किया? उसे ओपन सर्किट। तो ये आपके क्वेश्चंस हैं डायरेक्टली, जो आपको याद होने चाहिए। ठीक है, ये डायरेक्टली क्वेश्चंस है, तो यहाँ से आपका कोई भी क्वेश्चन गलत नहीं होना चाहिए। उसके बाद हमने स्रोत और लोड के अंदर क्या देखा? बाहर मतलब डिफरेंस देखा। तो स्रोत हम किसे कहते हैं? कि परिपथ में ऊर्जा प्रदान कर जो करता है उसे हम स्रोत कहते हैं, और जिसके धनात्मक टर्मिनल से धारा बाहर निकलती है और ऋणात्मक टर्मिनल में धारा इंटर करती है, तो इसे हम क्या बोल देते हैं? स्रोत। लोड की पहचान क्या है? कि वह परिपथ में ऊर्जा की खपत करता है, और मतलब ऋणात्मक टर्मिनल से धारा निकलती है, और धनात्मक टर्मिनल में यदि धारा क्या कर रही है? इंटर, तो वह किसकी तरह बिहेव करेगा? एज अ लोड। तो ये आपको केवीएल में और अच्छे से समझ में आ जाएगा साथियों। तो यहां तक हमारा जो ये परिपथ और परिपथ के अवयव थे वो कंप्लीट हो चुके हैं। उसके बाद हमने देखा था, उसके बाद हमने देखा, अब हमारा अगला टॉपिक आ रहा है रेजिस्टेंस। रेजिस्टेंस से पहले देखिए, रेजिस्टेंस से पहले अब हम देखते हैं वो निष्क्रिय अवयव जो थे। निष्क्रिय मतलब पैसिव एलिमेंट, पैसिव, पैसिव एलिमेंट यानी निष्क्रिय अवयव, निष्क्रिय अवयव। अर्थात ये क्या करेंगे? ये करेंगे हमारे परिपथ में, ये हमारे परिपथ में क्या करेंगे? ऊर्जा की खपत करेंगे। क्या करेंगे? ऊर्जा की खपत करेंगे। कौन? निष्क्रिय अवयव। निष्क्रिय अवयव मैंने आपको बताए थे कौन 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 से होते हैं। तो तीन थे हमारे पास। एक था हमारे पास आर, आर का मतलब प्रतिरोध, प्रतिरोध। एक था हमारे पास प्रेरक, प्रेरक मतलब इंडक्टर। इंडक्टर अर्थात प्रेरक। और एक था हमारे पास कैपेसिटर, कैपेसिटर अर्थात संधारित्र, जिसे आप हिंदी में कहते हैं संधारित्र।
देखिए ऊर्जा की खपत करते हैं या ये दोनों एक टाइम पर क्या करते हैं, ऊर्जा का, या हम कह सकते हैं कि स्टोर भी करते हैं, तो वो हम आगे देखेंगे। तो मेनली आपको यही देख के चलना है। देखिए एक आपके पास प्रतिरोध होता है, एक आपके पास इंडक्टर होता है, और एक आपके पास क्या होता है, कैपेसिटर। तो ये आपकी निष्क्रिय है। तो अब आपका ये अलग अलग टॉपिक, अब कुछ हमारा एक से दो दिनों के अंदर हम किसको कंप्लीट करेंगे, पहले प्रतिरोध को, फिर प्रेरक को, और फिर संधारित्र को। तो यहाँ से आपके बेसिक कंप्लीट हो जाएंगे। उसके इसके अंदर ही हमारा, जैसे कल हम पढ़ेंगे प्रतिरोध के बारे में भी, और ओम का नियम हम कल पढ़ेंगे। ठीक है, तो ओम का नियम बिल्कुल मतलब नई क्लास के अंदर पढ़ेंगे, बिल्कुल अच्छे से पढ़ेंगे, काफी डीपली पढ़ेंगे। देखिए तो अब हम जो पहला टॉपिक हमारा आएगा वो आएगा प्रतिरोध। कौन सा आएगा, रेजिस्टर, ये होता है प्रतिरोध। तो इसके अंदर हम देखेंगे कि प्रतिरोध के गुण क्या होते हैं, प्रतिरोध कैसे उस पे मान अंकित होते हैं, ठीक है, किस प्रकार हम कह सकते हैं कि क्या उसका सर्किट के अंदर काम है, किस प्रकार उसके संयोजन होते हैं। आपने श्रेणी क्रम सुना है, समांतर क्रम सुना है, मिश्रित क्रम सुना है, ठीक है, क्या उसकी परिभाषा होती है, क्या उसके मात्रक होते हैं। थोड़ा सा यदि मैं आपको ब्यौरा दूं इसका प्रतिरोध का, ठीक है, देखिए प्रतिरोध, प्रतिरोध का सबसे पहले हम देख लेते हैं, क्या प्रतीक ही देख लें। तो जो चिन्ह इसका प्रतीक होता है वो होता है कुछ इस प्रकार, ये हम सर्किट्स में बनाते हुए आ रहे हैं। जो प्रेरक होती है उसे आप हिंदी में कुंडली भी कहते हैं, तो वो होती है कुछ इस प्रकार। तो ये आपका क्या हो जाता है, प्रेरक। और संधारित्र क्या होता है, ये हो जाता है आपका संधारित्र यानी कैपेसिटर, जो आवेशों को क्या करता है, संग्रहित करता है। तो ये हम पढ़ेंगे। तो सबसे पहला जो टॉपिक हमारा आएगा वो आएगा रेजिस्टर, यानी प्रतिरोध किसे कहते हैं। अब प्रतिरोध किसे कहते हैं, प्रतिरोधकता भी इसी में आएगी, चालकता भी इसी में आएगी। सारी जो शब्दावली है वो हम कल बेसिक से कंप्लीट करेंगे। तो मैं मान करके चलता हूं साथियों कि यहां तक आप बिल्कुल अच्छे से प्रिपेयर हैं, बेसिक आपके कंप्लीट हैं। प्रतिरोध हमारा जो टॉपिक है, जो कल हमारा चलने वाला है, इसे आप अच्छे से कंप्लीट करेंगे साथियों। तो बाकी मिलते हैं आगे कल वाली क्लास के अंदर, जिसमें हम प्रतिरोध को बिल्कुल डीपली और अच्छे से पढ़ेंगे, प्रतिरोध को। फिर ओम का नियम कल पढ़ेंगे। तो कल की क्लास बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है, क्योंकि उसके अंदर हम प्रतिरोध और ओम के नियम पढ़ेंगे, जो आपकी पूरी थ्योरी का क्या है, बेस है। प्रतिरोध क्या होता है, प्रतिरोध होता है कि किसी भी अवयव हम कह लें या किसी भी सर्किट का वह है ना तत्व होता है जो ऊर्जा की क्या करता है, खपत करता है, और धारा के मार्ग में क्या करता है, अवरोध उत्पन्न। तो ये सारी परिभाषाएं कल हम लिखेंगे अच्छे से, परिभाषाओं को अच्छे से समझेंगे। तो उम्मीद है आप इस टॉपिक के लिए कल के लिए तैयार हैं। तो कल से हमारा बिल्कुल जो कैलकुलेशन वाला पार्ट है, जो समझने वाला पार्ट है, वो और अच्छे से हम क्लियर करेंगे। ठीक है साथियों, मिलते हैं कल की क्लास में। वीडियो अगर अच्छी लग रही है आपको, क्लासेस आपको समझ में आ रही हैं, टॉपिक समझ में आ रहे हैं, तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को आप सब्सक्राइब करें, और जरूरतमंद दोस्तों में जरूर इसे शेयर करें। और इसी के साथ विदा लेते हैं आपसे, मिलते हैं कल की क्लास में। जय हिंद, जय भारत साथियों।